नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करवा रहे थे। आज मैं ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी थर्ड ईयर का स्टार्ट करने जा रही हूँ। बीएससी थर्ड ईयर में हम जो स्टडी कर रहे थे वो बीएससी सेकंड थर्ड ईयर की जो यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्टार्ट करने जा रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट थर्ड है आपकी यूनिट थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने एक स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर ली है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है वो आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो रही है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने दो मॉडल स्टडी कर रहे थे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम जो है वो दो मॉडल स्टडी कर रहे थे। हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ाया था मैंने आपको और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल स्टडी करवाया था। क्या करवाया था? हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, ऑसिलेटर डाई एटॉमिक मॉडल और एक था अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। देखो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में मैंने आपको क्या क्या बातें बताई थी। पहली बात, ये किसको फॉलो कर रहा है? हुक्स लॉ को फॉलो करता है, यही बताया था। हुक्स लॉ को फॉलो करेगा तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बताया था? हुक्स लॉ को फॉलो करता है और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एक्स। जब मॉलिक्यूल जो है वो ऑसिलेट करता है तो उसके साथ एक फ्रीक्वेंसी जुड़ती है और क्लासिकल वेव इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वो जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू की फॉर्म में। हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं वे वेव नंबर की फॉर्म में स्टडी करते हैं, इसलिए मैं इस न्यू को न्यू बार की फॉर्म में लिखा था और आपकी जो ये इसकी वैल्यू आई थी, ये आई थी 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू, जहां के क्या था? फोर्स कांस्टेंट था, न्यू जो था वो रिजिड मास था। यहां तक हमने स्टडी कर ली थी। सी क्या है? लाइट वेलोसिटी। उसके बाद हमने इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी V x और उस पोटेंशियल एनर्जी का था हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हाफ के डेल एक्स स्क्वायर से लिखा था, फिर मैंने बाद में कहा था कि इसको बहुत सारी बुकों में x की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो ये क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो आगे, इस पोटेंशियल एनर्जी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट किया और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई। उसके बाद उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व किया गया और इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए क्या निकाला गया? वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली गई। उस
वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू EV की वैल्यू थी V प्लस हाफ एच न्यू, किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, V प्लस हाफ एच न्यू सेंटीमीटर इनवर्स में। ये V क्या है आपका, यहाँ पे जो V है ये क्या है, ये जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। इस V की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। जब मैं V इक्वल टू 0 पुट किया था तो मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी E0 पे जो आई थी वो आई थी हाफ एच न्यू। इस एनर्जी को मैंने 0 पॉइंट एनर्जी कहा था। क्या कहा था, 0 पॉइंट एनर्जी कहा था, 0 पॉइंट एनर्जी डिफाइन की थी। ये कहा था कि ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे जब मॉलिक्यूल रहता है तब भी वो ऑसिलेट करता है, फ्री फॉर्म में, रेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है। ये इसका मतलब क्या है कि जब वो 0 एनर्जी लेवल पे है तब भी उसमें क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, वो रेस्ट फॉर्म में नहीं है। और इस एनर्जी को क्या कहा, 0 पॉइंट एनर्जी कहा गया। इस एनर्जी से जब हमने एनर्जी गैप्स निकाले तो वो एनर्जी गैप क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, और सबकी वैल्यू क्या आ रही थी, एच न्यू, मीन्स डेल ई की वैल्यू निकाली तो वो क्या थी, एच न्यू। सिलेक्शन रूल क्या था यहाँ का, डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहां तक की चीजें हम किसमें पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें ये कह रहा था कि किन्हीं दो क्रमागत वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू एच न्यू होती है। मीन्स दो इन एनर्जी गैप के बीच में जो सेपरेशन है वो इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल। लेकिन ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे तो उनके बीच में इक्वल ही होता है, लेकिन जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्या बढ़ता है, V की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है ये भी कम होता जाता है, और इसकी वैल्यू एच न्यू से क्या होती जाती है, कम होती जाती है, या इनके बीच एनर्जी गैप में जो सेपरेशंस हैं वो इक्वल न होके और भी पास पास आते जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे ये जो मॉलिक्यूल है ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। यही बताया था क्यों होता है, उसका रीजन यही बताया था कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो इसमें जैसे ही बहुत ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। क्या होता है कि जब हम V की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट था, आर इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये जो फोर्स की वैल्यू है वहां पे 0 हो जाएगी। चलो आगे। इसके लिए सबसे पहले मोर्स ने एक एनर्जी निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कहा गया। उस एनर्जी की वैल्यू V मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कहा गया, जिसकी वैल्यू निकाली गई D 1 माइनस एक्सपोनेंशियली B R इक्विलिब्रियम माइनस R और इस पूरे का होल स्क्वायर, जहां D जो था वो डिसोसिएशन एनर्जी था। D क्या था, डिसोसिएशन एनर्जी। इस मोर्स की पोटेंशियल एनर्जी को किसमें यूज किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। और वो किसके लिए बनाई गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई गई। उस वेव इक्वेशंस को सोल्व किया और क्या निकाला गया, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की वाइब्रेशनल एनर्जी फाइंड आउट की। क्या किया, इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके
कौन सी? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। इस मोर्स पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके क्या बनाया गया? एक सिंपल अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई गई। उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करके एनर्जी फाइंड आउट की और उस एनर्जी की वैल्यू ईवी ये थी v प्लस हाफ एच न्यू माइनस v प्लस हाफ का होल स्क्वायर ए एच न्यू। ए अनहार्मोनिक कांस्टेंट, एक क्या है यहाँ पे? अनहार्मोनिक कांस्टेंट। v क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू वेव फ्रीक्वेंसी। चलो आगे, यहां तक की चीजें हमने निकाल ली थी। उसके बाद हमने इसके लिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या लिखा था? सिलेक्शन रूल लिखा था। क्या लिखा था? सिलेक्शन रूल। इसका सिलेक्शन रूल क्या था? डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस वन। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए। लेकिन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए हमने सिलेक्शन रूल लिखा था, वो कुछ डिफरेंट था। क्या था अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल? Selection rule for unharmonic oscillator model। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल क्या था? डेल V इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन, जिसमें हमने तीन तरीके के बैंड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इस सिलेक्शन रूल का यूज करते हुए हमने कितने तरीके के बैंड पढ़े थे? तीन तरीके के। कौन कौन से बैंड होते हैं? फंडामेंटल बैंड, ओवरटोन बैंड और हॉट बैंड। फंडामेंटल बैंड, ओवरटोन बैंड और हॉट बैंड। अब देखो, सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूं फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड के लिए मैंने ये बताया था कि जब जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से वन वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस हो रहे हैं, उनसे जो स्पेक्ट्रा आता है या उनसे जो पीक आती है उसको फंडामेंटल पीक्स या फंडामेंटल बैंड्स कहा जाता है। कौन से? V इक्वल टू जीरो से ट्रांजिशंस कहां हो रहे हैं? V इक्वल टू वन में। सिलेक्शन रूल क्या फॉलो कर रहा है? डेल V इक्वल टू प्लस वन। क्या सिलेक्शन रूल फॉलो कर रहा है? डेल V इक्वल टू प्लस वन। यहाँ की इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करते हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल पे पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ट्रांजिशंस भी इजीली हो जाएंगे। और आपको पता है, जब मैंने आपको इंटेंसिटी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि स्पेक्ट्रा की जो इंटेंसिटी है वो ट्रांजिशंस होने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। उन लेवल्स में ट्रांजिशंस होने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, या कहें कि उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ये जो स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाएगा। ये कब मिलेगा? रूम टेम्परेचर पे मिलेगा, हाई इंटेंसिटी का होगा। हाई इंटेंसिटी मिलेगी और रूम टेम्परेचर पे मिलेगा। ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी। अब हम इस फंडामेंटल बैंड के लिए एनर्जी रिक्वायर निकालेंगे कि इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए। देखो, V इक्वल टू जीरो वाले एनर्जी लेवल निकाल ले अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। ये रही एनर्जी, ये रही। क्या एनर्जी है? मैं इसको यहां से ये बाकी सब हटा रही हूं। अब हम इन सब की एनर्जी निकालेंगे एक एक करके।
पहले एनर्जी निकाल रहे हैं हम फंडामेंटल बैंड की। किसकी निकाल रहे हैं एनर्जी? फंडामेंटल बैंड की एनर्जी। फंडामेंटल बैंड की एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है कि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी ईवी क्या निकाल के लाए? v प्लस हाफ एच न्यू माइनस v प्लस हाफ इसका होल स्क्वायर ए एच न्यू। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। ई वी की वैल्यू v प्लस हाफ एच न्यू बाहर लिख दूं, अंदर क्या आएगा? 1 माइनस v प्लस हाफ ए। यही आया, यही आया। अब इस एनर्जी का यूज करूंगी मैं। पहले मैं फंडामेंटल बैंड मीन्स E0 निकालूंगी। तो जहां पे V क्या है मेरा? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो जहां पे V है वहां पे 0 पुट करूंगी। देखो आप यहां 0 पुट किया, 0 प्लस हाफ एच न्यू। यहां क्या आया? 1 माइनस 0 प्लस हाफ ए। यही आया। मैं इसको सोल्व कर लूं अब तो मेरे पास E0 आ जाएगा। E0 की वैल्यू देखो, हाफ एच न्यू, यहां तो यही बचा, इनटू में 1 माइनस 1/2 ए। यही बचा यहाँ पे 1 माइनस 1/2 ए। यहाँ पे क्या बचा? हाफ एच न्यू। चलो आगे। अब मुझे किसकी एनर्जी चाहिए? E1, क्योंकि आपको क्या निकालना है? डेल ई। डेल ई कैसे निकालोगे? E1 माइनस E0। E1 E0 निकाल लिया, E1 की चाहिए मुझे। E1 के लिए जहां V है वहां पे क्या पुट कर दूंगी अब? 1। तो देखो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 एच न्यू। यहां क्या बना अंदर? 1 माइनस 1 प्लस 1/2 ए। 1 प्लस 1/2 ए। यही बना। इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लो तो E1 की वैल्यू आएगी 3/2। ये 3/2 एच न्यू, 1 माइनस 3/2 ए। क्या निकालना है आपको? E1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूं और E0 की जगह ये वैल्यू पुट करूं और किसकी निकाल लूं? डेल ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं। डेल ई क्या है? फंडामेंटल बैंड की एनर्जी। डेल ई क्या आएगा? E1 की वैल्यू क्या है? 3/2 एच न्यू, 1 माइनस 3/2 ए माइनस 0 के E0 क्या है? 1/2 एच न्यू, 1 माइनस 1/2 ए। अब इसको सोल्व कर लो और डेल ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। पहले मैं ये ब्रैकेट खोलूंगी, उसके बाद ये खोल रही हूं। डेल ई 3/2 एच न्यू माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद माइनस क्या आया? 3/2 इंटू में 3/2 ए एच न्यू। यही आया 3/2 इंटू 3/2 ए एच न्यू। यही आया माइनस 1/2 एच न्यू। ये हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस। प्लस 1/2 इंटू 1/2 ए एच न्यू। ए एच न्यू वाली वैल्यू एक साथ रख लो और एच न्यू वाली वैल्यू एक साथ रखो। देखो क्या आएगा? डेल ई इक्वल टू, इन दोनों में एच न्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। क्या आएगा? 3/2 माइनस 1/2 एच न्यू। यही आया। माइनस साइन लगाओ बाहर। अब देखो यहाँ पे ए एच न्यू तो मैं कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या है? 3/2 तो 9/4। यही बना, 3 3 जा 9 और नीचे 4, 9/4। अब देखो यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है
और ये प्लस है, जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगी तो माइनस साइन कहाँ मिलूंगी, -1/4। क्या बना, AH। क्या आया, इस पूरे को सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, H माइनस, ये क्या बना, 4 एलसीएम है, क्या बना 8/4 AH। क्या एनर्जी आई, डेल E इक्वल टू H माइनस 2AH। इसको कर लो, H दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 2AH। किसके लिए एनर्जी है ये, किसके लिए एनर्जी निकाली थी हमने अभी, फंडामेंटल बैंड के लिए। किसके लिए एनर्जी निकाली थी, फंडामेंटल बैंड के लिए। तो फंडामेंटल बैंड किसको कहेंगे, 0 से 1 वाले वाइब्रेशनल एनर्जी में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल बैंड कहा जाएगा। और उनके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, डेली की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2A इंटू में H न्यू। उनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 1 माइनस 2A H न्यू। ठीक है, अब हम किसी एक ओवरटोन बैंड की एनर्जी निकालना सिखाऊंगी, बाकी आप खुद निकालोगे, और उसके बाद हॉट बैंड की एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले आपको किसकी एनर्जी याद होनी चाहिए, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी। और उस वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी, EV इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर AH न्यू। इसको इस फॉर्म में लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा आपको कैलकुलेट करने में। 1 माइनस V प्लस हाफ A, यही थी। किसकी एनर्जी निकाल रहे हैं हम, ओवरटोन बैंड की। ओवरटोन बैंड कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। ओवरटोन बैंड क्या कहता है, कहां से कहां ट्रांजिशंस, 0 से 2, 3, 4, 5 किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस होंगे, तो उनसे जो बैंड बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा, ओवरटोन बैंड कहा जाएगा। इनकी इंटेंसिटी कम होती है, इनकी इंटेंसिटी फंडामेंटल बैंड से कम होती है। देखो अब intensity lower as compared to fundamental band। फंडामेंटल बैंड से इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। हम कौन से, फर्स्ट ओवरटोन बैंड की मैं एनर्जी निकालना सिखाऊंगी। क्या है, V इक्वल टू 0 से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, V इक्वल टू 2 में। कौन सा सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, डेल V इक्वल टू +2। कौन सा सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है, डेल V इक्वल टू +2। आपको सिलेक्शन रूल भी ध्यान होना चाहिए। कौन सा ओवरटोन बैंड कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन बैंड। कौन सा ओवरटोन बैंड कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन बैंड। सेकंड के लिए क्या होगा, V0 से V3 में। फोर्थ के लिए क्या होगा, V0 से V5 में। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। अब मैं पहले फर्स्ट ओवरटोन बैंड की एनर्जी निकालना सिखा रही हूं आप लोगों को। E0 अभी निकाली थी, क्या आई थी आपकी, हाफ H न्यू 1 माइनस हाफ A, यही आई थी। उसके बाद 2 वाले की निकालेंगे, E2। V की जगह क्या रखूं मैं, 2 पुट करूं तो क्या आएगा, 2 प्लस हाफ H न्यू 1 माइनस 2 प्लस हाफ A, यही आया। क्या बन गया, 5/2। देखो 2 एलसीएम आ गया, 4 प्लस 1 5/2।
तो मैं इसको सीधा ही लिख रही हूँ यहाँ पे चेंजेस करके। ये क्या बना 5/2 न्यू, ये अंदर भी क्या बन गया 5/2 चलो आगे। अब हम एनर्जी डिफरेंस डेल ई क्या होगा बेटा E2 माइनस E0। ट्रांजिशंस कहाँ हो रहा है यहाँ पे, ट्रांजिशंस क्या हो रहे हैं V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 1, V इक्वल टू 2। क्या कहा है कि जो 0 से 2 वाले में जो ट्रांजिशंस होते हैं इनसे जो बैंड बनता है इसको फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहा है। यही कहा ट्रांजिशंस कहाँ हो रहे हैं V0 से V2 में, तो एनर्जी डिफरेंस क्या है E2 माइनस E0, यही होगा। इसी से एनर्जी निकाल रही हूं मैं, तो डेल E इक्वल टू क्या होगा E2 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं ये वाली 5/2 H न्यू 1 माइनस 5/2 A, और E0 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं ये रही क्या है हाफ H न्यू इंटू 1 माइनस हाफ A, यही वैल्यू है हाफ H न्यू 1 माइनस हाफ A। करो सोल्व करो, इसको खोलो सबसे पहले डेल E इक्वल टू 5/2 H न्यू माइनस 5/2 इंटू 5/2 A H न्यू, ये आएगा 5/2 H न्यू माइनस 5/2 A H न्यू, ये लिखा है मैंने माइनस हाफ H न्यू, हाफ H न्यू, इस माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस हाफ इंटू हाफ ए एच न्यू। एच न्यू वालों को एक साथ माइनस कर लो और ए एच न्यू वालों को एक साथ माइनस करो। देखो यहाँ पे एच न्यू ये रहा, ठीक है, इनमें कॉमन क्या आएगा एच न्यू कॉमन आएगा, तो डेल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 5/2 माइनस हाफ एच न्यू, यही आएगी। फिर मैं ए एच न्यू वालों को एक साथ लिख रही हूं और बाहर माइनस साइन लगाया है, माइनस 5/2 इंटू 5/2 माइनस, अब ये किसका कन्वर्ट हो गया माइनस 1/2 इंटू 1/2 और क्या बना ए एच न्यू, यही आया। देखो इनमें तो क्या आएगा 2 एलसीएम आ गया 4/2, 4/2 मीन्स 2H न्यू, तो डेल ई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2H न्यू माइनस यहां क्या बना 4 एलसीएम आ गया 25 माइनस 1 24/4 ए एच न्यू, यही आएगा 6 ए एच न्यू। डेल ई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2H न्यू माइनस 6 ए एच न्यू, क्या कॉमन ले लू मैं इनसे 2H न्यू कॉमन आ गया, तो डेल ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 1 माइनस 3 ए एच न्यू। किसके लिए एनर्जी है ये फर्स्ट ओवरटोन बैंड के लिए, किसके लिए एनर्जी है ये फर्स्ट ओवरटोन बैंड के लिए एनर्जी है, निकल के आ गई फर्स्ट ओवरटोन बैंड की। अब मैं आपको एक हॉट बैंड की एनर्जी और बता देती हूँ। हॉट बैंड किसको कहा था जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कौन से 1 से ट्रांजिशंस हो, अब वो 1 से किसी में भी ट्रांजिशंस हो उसको क्या कहा हॉट बैंड कहा, और उस 1 में ट्रांजिशंस होने के लिए क्या है हाई टेम्परेचर पे हो, जब मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा जो है वो हाई टेम्परेचर पे लिया जाता है तो क्या बनता है हॉट बैंड मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं हॉट बैंड मिलते हैं। ये एनर्जी याद रहेगी। अब हम एक हॉट बैंड की एनर्जी और निकाल रहे हैं।
हॉट बैंड की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। किसके कंपैरिजन में? फंडामेंटल बैंड के कंपैरिजन में और ओवरटोन बैंड के कंपैरिजन में। हॉट बैंड किसका निकाल रहे हैं हम? हॉट बैंड का। देखो क्या बताया था आपको, कहां से कहां ट्रांजिशंस होंगे? 1 वाले वाइब्रेशनल लेवल से, अब मैं पहले 2 वाले में कर रही हूं, आप चाहो तो 1 से 3 में कर सकते हो, 1 से 4 में कर सकते हो, किसी की भी एनर्जी निकाल सकते हो, किसी भी हॉट बैंड की एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने ये कहा कि जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो 1 वाइब्रेशनल लेवल से 2 वाले वाइब्रेशनल लेवल पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो E1 की एनर्जी क्या होगी? E1, जहां पे V था वहां 1 रखूं, मैं अब सीधा ही रखना स्टार्ट कर देती हूं। देखो 1 प्लस हाफ क्या बना? 3/2 h न्यू। 1 माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ, ये क्या बना? 3/2 a। और V इक्वल टू 2 रखो, E2 क्या बनेगा? 2 प्लस हाफ 5/2 h न्यू। 1 माइनस 5/2 a। क्या एनर्जी निकालनी हमें? हॉट बैंड की क्या होगी? डेल E क्या होगी? E2 माइनस E1, जहां E2 है वहां वैल्यू रख रही हूं, तो डेल E इक्वल टू 5/2 h न्यू। 1 माइनस 5/2 a माइनस 3/2 h न्यू। 1 माइनस 3/2 a। अब देखो वैसे ही खोल लो, इस पूरी इक्वेशंस को खोल रही हूं। डेल E इक्वल टू 5/2 h न्यू माइनस 5/2 इंटू 5/2 a h न्यू, ये बना माइनस 3/2 h न्यू प्लस 3/2 इंटू 3/2 a h न्यू। ए एच न्यू वाले एक साथ ले आओ, एच न्यू वाले एक साथ ले आओ, तो डेल ई इक्वल टू, यहां देखो 5/2 माइनस 3/2 एच न्यू, 5/2 माइनस 3/2 एच न्यू, फिर माइनस साइन लगाया मैंने बाहर, यहाँ पे क्या बना? मैं सीधा ही लिख रही हूं 25/4 माइनस 9/4 ए एच न्यू, ये बनेगा। देखो अब आप यहां तो क्या बना? 2/2 एच न्यू मीन्स ये तो किस में बन गया? 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 2 एलसीएम लिया, ऊपर क्या बना? 5 माइनस 3 कितना आया? 2, 2/2 1। तो ये तो डेल ई तो फर्स्ट तो क्या आ गया? एच न्यू माइनस, यहां क्या बना? 4 एलसीएम है, 25 में से 9 गए, 16 बचे, तो 4 ए एच न्यू। तो डेल ई की वैल्यू क्या आ गई? एच न्यू माइनस 4 ए एच न्यू। किसकी एनर्जी? एच न्यू बाहर कॉमन ले लो, क्या आएगा? 1 माइनस 4 ए एच न्यू। किसकी एनर्जी है ये? हॉट बैंड की। कहां से कहां ट्रांजिशंस हो रहा है? 1 से 2 में ट्रांजिशंस हो रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को ट्रांजिशंस की एनर्जी बताई है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगे तो उनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, फंडामेंटल बैंड के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, हॉट बैंड के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, और ओवरटोन बैंड के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है। हमने ये तीनों एनर्जीज की है। अब कल की क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं उनमें बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो आपको प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है, उसके साथ साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है, इसलिए इसको
कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कही? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल हम इन दोनों की एनर्जी निकालेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी क्या होती है और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी क्या होती है। आप लोग वीडियो को फर्स्ट क्लास से ही देखोगे। यदि आपने बीच में से देखना शुरू किया तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्स्ट क्लास से ही आप देखोगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आप यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। थैंक यू।